नमस्कार दोस्तों, मैं धनुष निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह सहायक शिक्षक भर्ती 2025 एवं CGTET एवं CTET के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सा नहीं है बोला है। ऑप्शन नंबर ए है, अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। तो ये जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति में समायोजन बहुत अच्छा है उसमें आकांक्षा का स्तर उच्च हो, ठीक है, क्योंकि आकांक्षा का उच्च स्तर जो है व्यक्ति को असंतुष्ट बना सकता है। तो ये बी वाला जो है सही नहीं है। सी क्या बोला है, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। तो जो अच्छा से एडजस्टमेंट कर लेता है उसमें मानसिक विचारों में टकराव नहीं होता, ये सही है। अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, तो ये भी सही है। तो सही नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो इनमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा कथन है ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। तो भिन्नताएं तो होती है, ये सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा गया है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती है, वृद्धि में भी भिन्नता पाई जाती है। सी वाला ऑप्शन दिया है, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती है। तो वृद्धि और विकास में समानताएं नहीं होती है प्रत्येक व्यक्ति में, ठीक है। और डी वाला दिया है, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत नाम ही है, तो ये क्या बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में या उनके सिद्धांतों में विभिन्नताएं होती है। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है ये आपको देखना है। ए वाला ऑप्शन है, बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो समावेशी शिक्षा में बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऑप्शन नंबर बी है, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है समावेशी शिक्षा का। और सी है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है। तो ये भी कराती तो है, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा मतलब सभी को एक साथ लेकर चलना, चाहे वो मंदबुद्धि हो, विकलांग हो या प्रतिभाशाली हो। तो एकदम एग्जैक्ट जो जवाब सही है वो कौन सा होगा, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो समावेशी शिक्षा जो है विविधता अर्थात डाइवर्सिटी को संबोधित करती है, ठीक है। तो ये डी वाला जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है। तो एक मैडम जो है विद्यार्थियों को ग्रुप में बांटती है, ग्रुप डिस्कशन करवाती है और ग्रुप में परियोजना निर्माण करवाती है, समूह कार्य, इस तरह की एक्टिविटीज कराती है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया किस ओर इंगित कर रहा है। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से ग्रुप के ऊपर जोर दिया है। तो आनंदपूर्वक सीखना, आनंदपूर्वक हालांकि सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से गतिविधि और समूह के ऊपर जोर दिया गया, तो ये सही जवाब नहीं होगा। समावेशी शिक्षा ये भी अलग है। प्रतियोगिता आधारित शिक्षा, तो कंपटीशन वाला भावना तो इसमें आया ही नहीं है। तो कौन सा वाला सही होगा, डी वाला इसका सही जवाब होगा। सामाजिक गतिविधियों से सीखना, ग्रुप में रहकर
बच्चा सामाजिक बनता है और सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सीखता है, और यही वो टीचर कराने जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण करने की प्रमुख अभिकरण या एजेंसीज है? तो सामाजिकरण कौन कौन से ये ऑप्शन में होता है? तो समुदाय अर्थात कम्युनिटी, यहाँ पर बच्चा सामाजिक होता है आसपास घूमकर, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है कुछ सामाजिक समूह, मतलब सम सोशल ग्रुप्स, तो सामाजिक समूह में भी रहकर सामाजिकरण सीखेगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा है औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं, इसके अंतर्गत स्कूल और कॉलेज आ जाते हैं, या आंगनबाड़ी, तो यहाँ भी सामाजिकरण सीखते हैं। और परिवार, तो परिवार में तो सबसे पहले सीखते हैं, तो ये भी सामाजिकरण की एजेंसी है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही आएगा? जिसमें चारों ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन, विशेष कक्षा में नामांकन, जैसे पहली कक्षा हो गया, या पहली दूसरी नहीं पढ़ पाए तो तीसरी कक्षा में, नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है शिक्षा के अधिकार नियम 2009 में? तो बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे की आयु के आधार पर, तो यही इसका सही जवाब है। आरटी 2009 में बच्चे के आयु के अनुसार उसे विशेष कक्षा में नामांकन किया जाना प्रस्तावित है। माता पिता की शिक्षा और बच्चे की क्षमता, ये दोनों ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो प्रभाविता का नियम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो पहला है, इसी का परिणाम होता है। इसमें क्या होता है, कोई जंतु या कोई व्यक्ति विशेष अनुक्रिया के प्रति उद्दीपन दर्शाता है, और अगर परिणाम अच्छा होता है तो वही उद्दीपन को बार बार दोहराता है। ठीक है, तो कोई चीज़ अच्छा लगता है या उसका फायदा होता है तो उसे बार बार करता है, और यही जो है प्रभाविता के नियम का व्युत्पत्ति का कारण है या प्रतिफल है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब है। अधिगम का सूच का सिद्धांत, ये कोहलर ने दिया था, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, और अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये पावलोव ने दिया था, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, जिन्हें जेपीडी भी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्हें मैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया हूँ कि बच्चा की वर्तमान स्थिति जहाँ तक है, नॉलेज जहाँ तक है, और उसे थोड़ा मदद करके उससे आगे और कहाँ तक ले जाया जा सकता है, यही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो स्वास्थ्य और जेंडर में, ये तो गलत है। ठीक है, शिक्षण और मूल्यांकन में इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। ठीक है, केवल शिक्षण में या केवल आकलन में किया जाता है ऐसा नहीं है, शिक्षण में मतलब पढ़ाने में, और मूल्यांकन में भी किया जाता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित धारा है धारा नंबर 24। अन्य धारा के बारे में भी आप जान लेंगे, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 साल तक होता है। 0 से 2 साल तक क्या होता है, संवेदीगामक अवस्था होता है। उसके बाद 2 से 7 साल तक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इस समय की विशेषता क्या होती है? पहला ऑप्शन है अहम केंद्रित विचार, और यही इसका सही जवाब है। 2 से 7 साल की उम्र में बच्चा अपने अनुसार ही सोचता है। ठीक है, दूसरों की नज़रिए से नहीं सोच सकता,
इसे ही अहम केंद्रित विचार कहा जाता है। अगला जो ऑप्शन दिया है, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता, ये संबंधित है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, ठीक है। और अमूर्त रूप से सोचने और समस्या को हल करने की क्षमता, ये संबंधित है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन अवस्था आता है, ठीक है। और अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। तो याद रखेंगे, ये अहम केंद्रित विचार जो है कौन सी अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के विकास के बारे में सही नहीं है? तो विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विकास विभिन्न दिशाओं में और अलग अलग प्रकार से हो सकता है, तो ये सही है पहला वाला। दूसरा क्या बोलता है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, तो ये भी सही है। थर्ड है, व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो व्यक्तिगत मानसिकता का और सामाजिक संपर्क का व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है, तो केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित नहीं होता, इसके अलावा जो है आनुवांशिकीय कारकों पर भी निर्भर होता है। तो कौन सा सही नहीं है पूछे, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सा सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तर्क करके बच्चा सीखता है, ये सही है। प्रतिबिंबन मतलब रिफ्लेक्ट होता है उनका विचार, तो वो सीखते हैं, ये भी सही है। कल्पना के द्वारा भी सीखते हैं। और परिपक्वता, ये जो है सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक निश्चित समय बाद ऑटोमेटिक होता है। एक तरह से कहा जाए कि ये परिपक्वता जो है प्राकृतिक विकास है, नेचुरल ग्रोथ है, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया नहीं है परिपक्वता, बल्कि उनका परिणाम कहा जा सकता है। तो सही जवाब डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है? वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, पहला वाला, ये सही है। दूसरा है, इनमें रचनात्मकता का गुण होता है, मतलब क्रिएटिविटी पाई जाती है, ये भी सही है। वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं, मतलब ओरिजिनल थिंकिंग नहीं करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रतिभाशाली बालक है वो तो मौलिक चिंतन करते ही है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं, ये सही है। तो सही जवाब कौन सा हो गया? गलत वाला पूछा है, लक्षण नहीं है, तो सी वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान निर्माण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? पहला दिया है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब वातावरण के हिसाब से ढलना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ज्ञान निर्माण के लिए। दूसरा चीज़ दिया है सूझ, ठीक है। तो सूझ तो इम्पोर्टेंट है कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन ज्ञान निर्माण के लिए एकदम इम्पोर्टेंट इन्हें नहीं कहा जा सकता। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, अगर शिक्षार्थी को पहले से थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है, तो उन्हें लेकर हम आगे ले जा सकते हैं। तो ये शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान जो है ज्ञान निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। रट कर याद करना, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो सृजनात्मक चिंतन, जिन्हें इंग्लिश में बोला गया है क्रिएटिव थिंकिंग, तो क्रिएटिव शब्द ही किस चीज़ को बताता है? अलग तरीके से जवाब देना, ठीक है, या अलग तरीके से सोचना। तो इनमें से कौन सा प्रश्न सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? अगर ऐसे प्रश्न करेंगे तो इससे सृजनात्मक चिंतन तो नहीं होगा। सही उत्तर बताएं, इसमें भी उतना नहीं है। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देगा, तो इसमें भी सृजनात्मक चिंतन जो है अच्छे ढंग से अनुमानित नहीं हो सकता। इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? इसमें बच्चा अपना
अलग अलग तरह से दिमाग लगाएगा और क्रिएटिविटी दिखाएगा। तो ये डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन शुरू कर देते हैं? तो पहला ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था। इसमें तो जो संवेदनाओं के आधार पर ही बच्चा काम करता है, ठीक है, छू कर देख कर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक चिंतन की बात कही जा रही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है, ये भी गलत है। मूर्त संक्रियात्मक में जो चीज़ देखते हैं उसके आधार पर ही चिंतन करते हैं, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिन्हें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जो चीज़ नहीं देख सकते उसके बारे में भी चिंतन करना शुरू करते हैं, तो यही वाला होगा सही जवाब, जिसमें बच्चे वैज्ञानिक चिंतन कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं देख सकते उनके बारे में भी तर्क कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विचार मंथन विधि के प्रयोग से बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो विचार मंथन को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड से बच्चे में किसका विकास होगा? पहला ऑप्शन दिया है बुद्धि का भी विकास हो सकता है। अनुभूति मतलब परसेप्शन, किसी चीज़ को अनुभव करने की, और रचनात्मकता और स्मृति। तो सबसे ज़्यादा जो विकास होगा विचार मंथन, मतलब वो सोचेगा ना, बार बार सोचेगा और अलग तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास होगा वो होगा रचनात्मकता का, मतलब क्रिएटिविटी का। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों प्रयोग करती है, ठीक है। तो सीखने का आकलन जो है बाद में किया जाता है दोस्तों, ठीक है, पढ़ाए उसके बाद में आकलन किया कि कितना सीखा, मतलब एक तरह से प्रगति को जानने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और दिया है सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए आकलन कब प्रयोग करते हैं? तो उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, ठीक है। सीखने के लिए आकलन की अभी उनकी वर्तमान स्थिति कितनी है, ठीक है, ये पता करने के लिए, ताकि उसमें उस हिसाब से और उन्हें ज्ञान दिया जा सके। तो दोनों चीज़ का प्रयोग करती है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की प्रगति जानने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। तो सिंगल चीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों तरह के आकलन कर रहे हैं, इसलिए बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और फाइनल आंसर के में इसे ही सही जवाब लिया गया है। इस देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? संवेदना तो नहीं होगा, संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहा गया है। कल्पना, प्रेरणा और प्रत्यक्ष ज्ञान। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना, कोई चीज़ जो है घट रही है या कोई संवेदना हो रही है, उसको अर्थ प्रदान कर रहा है, तो ये ज्ञान में बदल जाएगा, तो ये कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान या परसेप्शन कहलाएगा। याद रखेंगे इन्हें। तो प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षण या टीचिंग जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक, अनुभवी शिक्षक, युवा प्रतिभाशाली शिक्षक। तो पढ़ाई जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? तो दिमाग के कितने प्रतिशत का विकास 6 साल से पहले हो जाता है? 85% से अधिक, 75% से अधिक, 95% से अधिक, 65% से अधिक।
तो इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि बच्चे का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व ही हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? तो मन, आत्मा और शरीर तीनों के विकास के बारे में जिन्होंने कहा वो कौन है? शिक्षा को जिन्होंने मन, आत्मा और शरीर का विकास कहा, तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी दयानंद सरस्वती तो वेदों के ऊपर जोर दिया, याद रखेंगे। ठीक है, और महात्मा गांधी ने किस पर जोर दिया? इन्होंने बुनियादी शिक्षा के ऊपर जोर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 23वें नंबर के प्रश्न को देखो। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। तो इसमें क्या क्या चीज आएगा? पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट, और साहचर्य मतलब होता है एसोसिएशन, और इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण, और इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि। तो पावलोव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। शर्तबद्ध उद्दीपन और शर्तबद्ध प्रतिक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट किया। ठीक है, जैसे घंटी बजाया जाता है, उसके बाद जो है उन्हें खाना दिया जाता है। किसको खाना दिया जाता है? कुत्ते को खाना दिया जाता है घंटी बजाने के बाद। और इस तरह से उनमें उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित हो जाता है कि जब भी घंटी लगता है तो कुत्ते को यह पता चल जाता है कि खाना मिलने वाला है, और नहीं मिलता तो उनका लार आ जाता है। तो ये एक तरह का साहचर्य को स्पष्ट करता है। ठीक है, मतलब एसोसिएशन को स्पष्ट करता है उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो कला शिक्षा इसको भी महत्व देता है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की भी बात की है, काम और शिक्षा की बात की है, और शांति के लिए शिक्षा की भी बात एनसीईआरटी 2005 में किया गया है। तो वो चारों ऑप्शन जिसमें है वही इसका सही जवाब होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो वाइगोत्स्की ने किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? उन्होंने कहा है कि सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मतलब बच्चा समूह में रहकर बेहतर तरीके से सीख पाता है। तो उन्होंने मौखिक आकलन पर जोर तो नहीं दिया, ये गलत है। ठीक है, योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट कहा जाता है, इस पर भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। उन्होंने बात किया है सहयोगात्मक परियोजनाएं, मतलब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, मतलब बच्चों को ग्रुप में रहकर कोई काम दिया जाए, आपस में मिलजुल कर वह बेहतर तरीके से सीखते हैं, ऐसा लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। तो इस सी वाला ही इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? तो ये बाल वाटिका शुरुआत भी हो चुका है। ठीक है, जिन्हें बालवाड़ी या बाल वाटिका कहा जाता है। तो इसके लिए बच्चे की आयु सीमा क्या होगा? तो 5 वर्ष से पहले, ये वाला सही है। ठीक है, 5 वर्ष से पहले बाल वाटिका में प्रवेश करेगा, और 6 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वो कक्षा पहली में प्रवेश करेगा। तो उनको कुछ कुछ बुनियादी नॉलेज बाल वाटिका में दिया जाना प्रस्तावित है। प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं कहा गया है। सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं, इसका मतलब क्या चीज़ है? पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स, मतलब समाज में जिस तरह से प्रचलित है, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, उसके अनुसार से व्यवहार करते हैं,
तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए है नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर। तो ये तो परंपरागत नहीं हुआ ना, परंपरागत स्तर के पहले की बात हो गया, तो ये नहीं आएगा। नैतिकता का परंपरागत स्तर, यही इसका सही जवाब होगा। नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, इसमें बच्चा अपना दिमाग लगाने लग जाता है, ठीक है, तो ये सब नहीं आएगा। इसमें आएगा जिसमें सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं, वो आएगा नैतिकता का परंपरागत स्तर, याद रखेंगे। प्रश्न है कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चे में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? तो नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है शिक्षक को बच्चों में, तो उसके लिए क्या चीज करना चाहिए? सख्त अनुशासन रखना चाहिए, ये तो सही नहीं है। कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, तो नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। और नैतिक मुद्दों के साथ साथ नैतिक दुविधा, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि समझ में नहीं आता कि हम क्या चुने या किस रास्ते पर जाए, इस चीज पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। सी में क्या दिया है? बच्चों को नैतिकता या मूल्य संबंधित सामग्री पढ़ने को देनी चाहिए, तो केवल पढ़कर ही वो फॉलो नहीं कर सकते, बच्चों के व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए, तो केवल बता देने से भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। ऐसे कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा कथन जो है मनुष्य में विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, क्वालिटेटिव चेंज गुणात्मक प्रक्रिया है, ये तो सही है, लेकिन केवल गुणात्मक प्रक्रिया है ऐसा नहीं है। तो बी वाला क्या दिया है? मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो कुछ विकास को मापा भी जा सकता है, जैसे वृद्धि संबंधी विकास को, ठीक है। तो लेकिन दोनों जिसमें रहेगा वो जो है बेस्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं है। तो विकास की जब बात कही जाती है तो उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं आ जाते हैं, तो यही वाला इसका सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, ठीक है। मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो ये तो है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त जो चीज है विकास के संबंध में ये है सी वाला। आज का अंतिम एवं 30वां प्रश्न है, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है, रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? तो क्या बोल रहा है इसमें? पढ़ाई में अच्छा है लेकिन अक्षरों शब्दों पढ़ने और समझने में कमजोर है, ठीक है। तो जैसे बी के जगह डी लिख दिया, इस तरह से कुछ चीजें वो करता है। तो कौन सी विकार से संबंधित है ये या ग्रसित है? तो ये आएगा दोस्तों डिसलेक्सिया, जो पढ़ने से संबंधित होती है। डिसकैलकुलिया ये गणिती से संबंधित होती है, और डिसग्राफिया, ये डिसग्राफिया क्या होती है? लिखने से संबंधित होती है, और डिस्फेजिया ये बोलने से संबंधित विकार है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सहायक शिक्षक परीक्षा 2023 के बाल विकास के प्रश्नों को काफ़ी विस्तार में चर्चा किया। इससे आपको जो है यह समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित सिद्धांत, जैसे प्याजे, कोहेलबर्ग, वाइगोत्स्की और पावलोव, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा गणितीय विकार हो गया, और इसके अलावा गणितीय विकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो आपको पूरे सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करना है, लेकिन कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उन्हें भी अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को भी जानना है कि किस तरह से वाक्य को देखकर साइकोलॉजिकल प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। तो इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।